एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ है साइंस का, उसका पेपर। और पेपर में भी मैं सेट नंबर 4 जो है यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो सीरीज JSK/2 का है, और इसका क्वेश्चन पेपर कोड है 031/2/4। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, क्वेश्चन करने जा रहे हो इस पेपर में, तो इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ें। इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इन क्वेश्चंस को, इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ के ही हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ऑन द स्पॉट, यदि थोड़ा बहुत चेंज करना है तो। इस क्वेश्चन पेपर का जो टाइमिंग है, टोटल टाइमिंग 90 मिनट्स का है, और हमें 90 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। इनमें से हमें 60 के 60 नहीं करने होते हैं। यहाँ पे देखिए 3 सेक्शन है इसमें 24 क्वेश्चंस हैं, इसमें 24 क्वेश्चंस हैं, और इसमें 12 क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, और 60 क्वेश्चंस में से हमें करने कितने हैं देखिए, यहाँ पे हमें सिर्फ 20 क्वेश्चंस करने हैं पहले सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में भी हमें 20 क्वेश्चन करने हैं, और तीसरे सेक्शन में हमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस करने हैं। So 20 + 20 40 + 10 is 50. So 50 out of 60 क्वेश्चंस हमें टोटल सॉल्व करने हैं, ठीक है, हमें सॉल्व करने हैं। तो यदि पेपर लेंदी होता है, यदि मान लीजिए पेपर बहुत ज्यादा लेंदी है, तो हमें सिर्फ 50 करने हैं, ठीक है, 50 करने हैं। 50 से कम भी करेंगे तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स ही आने वाले हैं। एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल जो फिजिक्स में दिया है, क्वेश्चन नंबर 17, जो कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है इन चारों ऑप्शंस में से। तो आप पेज नंबर 166 पर देखिए, आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जो यूसेज हैं वो दिखाए हुए हैं। तो कॉनकेव मिरर के बारे में लिखा हुआ है कि लार्ज कॉनकेव मिररस आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस यानी कि सोलर का मतलब समझ गए, जो सनलाइट से जो है ऑपरेट होती है, और फर्नेस का मतलब होता है भट्टी समझते हैं ना, कि बेसिकली एक बहुत ही इंडस्ट्रियल लेवल का एक आपके पास डिवाइस होता है जो चीजों को हीट करने के काम आता है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 8 भी है एक्सरसाइज में, जिसमें पूछा गया था कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन फॉलोइंग सिचुएशन। और इसमें सी जो क्वेश्चन है हमारा, सोलर फर्नेस में किस तरह के मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर आता है कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे हम कहें सोलर फर्नेस कहें, सोलर कुकर कहें, तो हमारा आंसर यही होने वाला है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर क्लियरली कि ये हमारे पास एक बड़ा कॉनकेव मिरर होता है, और इस कॉनकेव मिरर के फोकल प्लेन में यहाँ पे एक पॉट रख दिया जाता है। तो जब पैरेलल लाइट रेज सन से आने वाली जब यहाँ पर आकर गिरती हैं, तो वो कन्वर्ज हो जाती हैं, इस फोकल प्लेन में कन्वर्ज हो जाती हैं इस तरीके से। और हम कह सकते हैं कि लाइट यदि कन्वर्ज हो रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि लाइट आकर मिल रही है, लाइट कॉन्सेंट्रेट हो रही है, तो उस जगह पर यदि लाइट रे पड़ती हैं, तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हो जाता है, और उसमें रखा हुआ फूड जो है वो पक जाता है अच्छे से। तो आप एक बार पढ़ लीजिए इसको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जो यूसेज हैं अलग अलग। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जिसमें दिया है स्टूडेंट wants to obtain magnified image of an object AB as on screen। तो यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज की बात की गई है, और यहाँ पे बात करी गई है कि स्क्रीन पर हम लाना चाहते हैं। स्क्रीन पर लाने का मतलब है कि रियल इमेज बनाना चाहते हैं, रियल मैग्नीफाइड इमेज बनाना चाहते हैं। तो इनमें से कौन सा डायग्राम सही होने वाला है। तो डायग्राम से आप देख सकते हैं चारों में कि हमें कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा गया है, कॉन्वेक्स लेंस। तो फटाफट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस की यदि बात कर रहे हैं, तो हमें 2 ही केसेस में मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। पहले वाले केस में हमें रियल मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, और दूसरे वाले केस में हमें वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज मिलती है, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। यहाँ पे रियल एंड मैग्नीफाइड, हमें कौन सा चाहिए, रियल चाहिए, तो ये वाला केस सही होगा, ये वाला केस नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 ही केसेस में मैग्नीफाइड इमेज हमें मिलती है, ठीक है। और इस तरह का इमेज प्राप्त करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखना होता है। 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो इमेज बनती है कहां पर, बनती है यहां पर 2f से परे, और उसका मैग्निफिकेशन जो है 1 से ज्यादा होता है, और वो रियल इमेज होती है, स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में ही एक ऐसा ऑप्शन दिया है जिसमें ऑब्जेक्ट 2f से f के बीच में रखा हुआ है। तो सी ऑप्शन जो है आप OMR में
भर दीजिए, सी ऑप्शन आप OMR में भर दीजिए। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप साथ साथ भरते जाएं, साथ साथ भरते जाएं, साथ साथ भरते जाएं, चाहे भले टाइम जो है 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आप साथ में OMR भरिए। आपको यहाँ पे 4 गोले दिए होंगे ABCD, आप साथ साथ भरिए, क्योंकि यदि लास्ट में यदि हम भरते हैं और मान लीजिए किसी तरीके से टाइम हमको कम पड़ जाता है, तो OMR तो आप भर लोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा OMR भरने से। लेकिन गलती क्या करते हैं लोग कि मान लीजिए आपने क्वेश्चंस किए हैं 18 से पहले 17 छोड़ दिया आपने, उससे पहले 16 किया था, तो 17 और 18 के आंसर जो है वो पलट सकते हैं। तो हो सकता है आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है एक से शिफ्ट हो जाएं, तो आपका पूरा पेपर खराब हो सकता है। ठीक है, जल्दबाजी में कह रहा हूं मैं। तो आप साथ साथ भरते जाइए। तो यहाँ पे आप सी वाला जो ऑप्शन है उससे आप फिल कर सकते हैं, इस तरीके से अच्छे से फिल आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कर दिया। आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप इसको बहुत ही लाइट तरीके से भर सकते हैं, बहुत ही लाइट तरीके से भर सकते हैं। ऐसे 2 लाइन बना दीजिए बस, ठीक है, और लास्ट में इसे पूरा कवर कर सकते हैं। तो आपके पास आपकी चॉइस है जो आप करना चाहें, है ना। तो यदि आप एक थोड़ा सा सिर्फ लाइन बनाएंगे तो हो सकता है वो चेक ना हो सकता है वो चेक ना हो और आपको करेक्ट करने का मौका मिल जाए, या फिर आप पूरा भी भर सकते हैं क्योंकि आपने कर लिया है पूरा अच्छे से सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट एज पर द अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी एन। तो एक क्या ऑप्टिकल डिवाइस हो सकता है जिसमें लाइट यहां से अंदर घुसी है और यहां से बाहर निकली है। पहली बात तो ये, जब लाइट इस तरीके से आर पार हो गई है, इसका मतलब ये एक रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है, ये रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है डिवाइस जो है आपका, रिफ्रैक्शन बेस्ड डिवाइस। तो रिफ्रैक्शन बेस्ड डिवाइस है, इसका मतलब हमारे पास यहां ऑप्शन में देखें तो मिरर तो हो ही नहीं सकते हैं, सिर्फ लेंस हो सकते हैं। अब कॉन्वेक्स और कॉनकेव टाइप के लेंसेज हैं। कॉनकेव जो लेंस होता है वो एक्चुअली डायवर्जिंग टाइप का होता है, डायवर्जिंग टाइप का ये बिहेवियर शो करता है, और ये कन्वर्जिंग टाइप का बिहेवियर शो करता है। कन्वर्जिंग का मतलब है कि आगे जाके मिला देना, और डायवर्जिंग का मतलब होता है बिखेर देना। तो ये बेचारे साथ साथ आए थे और अब क्या हो रहा है, इनको बिखेर दिया गया है, इनको डायवर्ज कर दिया गया है। तो डायवर्जिंग लेंस हमारा आंसर होने वाला है। तो आप फटाफट से OMR जो है उसमें आप बी ऑप्शन जो है आप कर सकते हैं टिक, या रहा आपका बी, से आप पूरा ऐसे फिल कर दीजिए। ठीक बात, समझ में आया। और ये आपको NCERT में हूबहू जो है डायग्राम दिखाया गया है कि भाई यदि कॉनकेव टाइप का लेंस होता है तो पैरेलल लाइट आने पर वो ऐसे डाइवर्ज हो जाता है, डाइवर्ज हो जाता है, या कह सकते हैं फोकस से निकलती हुई लाइट हमें ऐसी नजर आती है, ऐसा लगता है कि फोकस से ये वाली जो लाइट रेज हैं, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, ये आ रही हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आपसे कि a ray of light starting from air से स्टार्ट होती है लाइट, passes through medium A of refractive index 1.5, enters medium B and finally enters medium C. If this ray emerges out in air from C, then for which value of the following pairs of media the bending of light is least? तो कौन से मीडियम के लिए, कौन से इंटरफेस के लिए जो बेंडिंग है सबसे लीस्ट होने वाली है? तो भाई यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के दिए हुए हैं, 3 तरह के मीडियम दिए हुए हैं। एक का नाम है A, एक का नाम है B, एक का नाम है C। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। यहाँ पे एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, यहाँ पे एयर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है 1 के बराबर है। अब लाइट जो है वो एयर से आती है, तो मैं मान लेता हूं इस तरीके से लाइट आकर गिरती है। तो भाई ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये एक रेयरर है और ये डेंसर है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखें तो ये एक डेंसर मीडियम हुआ तो एक रेयरर मीडियम हुआ, और ये एक रेयरर मीडियम हुआ और ये डेंसर मीडियम हुआ, और ये डेंसर मीडियम हुआ और एक रेयरर मीडियम हुआ। तो हम जानते हैं कि डेंसर से रेयरर मीडियम में या रेयरर से डेंसर मीडियम में जब जाती है लाइट बेंड हो जाती है, तो रेयरर से डेंसर में आने पर लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो इसका एक्चुअल रास्ता था ये, लेकिन ये बेंड हो जाती है कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ डेंसर से रेयरर में आने पर ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, और उसके बाद यहाँ रेयरर से डेंसर में आने पर क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, डेंसर से रेयरर में जाने पर ये नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। तो ये रास्ता जो है लाइट फॉलो करती है, ऐसे आती है लाइट और ऐसे 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 और ऐसे ऐसे निकल जाती है। तो हमें बताना है कि बेंडिंग सबसे कम कहाँ हुई।
तो जिस इंटरफेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस सबसे कम है वहीं पर बेंडिंग सबसे कम होगी। तो यहाँ 1, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1.5, यहाँ पे 1.3, 1.3, 2.42, 2.42, 1। तो सबसे कम डिफरेंस, सबसे कम अंतर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ए और बी के बीच में साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस इंटरफेस पर जो बेंडिंग है सबसे कम रही होगी, सबसे कम बेंडिंग रही होगी ए बी इंटरफेस पर। तो बी ऑप्शन जो है इसे आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं ये पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है पेज नंबर 195 पे समझाया हुआ है कि स्कैटरिंग होता क्या है। तो स्कैटरिंग में हम बताते हैं कि जो लाइट की जो रे है वो किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के जो है वो बेंड हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन एयर। तो एक गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि वो अलग अलग स्पीड से जा रही हैं इसलिए स्कैटर हो रही हैं। स्कैटर होने का रीजन ये है कि वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऑब्स्टेकल हैं रास्ते में, उनसे टकराकर बेंड हो जाती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा गलत ऑप्शन है और यही हमारा आंसर है। तो देख सकते हैं क्लियरली बिल्कुल डायरेक्ट उठ के सवाल आ रहे हैं एनसीईआरटी किताब में से। ठीक है, ये देखिए, ये सवाल जो था ये एज इट इज आपको मालूम है कि जब स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन पढ़ाना तब बताया जाता है कि लाइट बेंड हो जाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने से। और ये डायग्राम एज इट इज एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें समझाया गया था कि कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर क्या होता है। उसके बाद ये जो दोनों डायग्राम्स हैं ये लिखे हुए हैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी में कि भाई जब 2f और f के बीच में रखते हैं तो एक इन्वर्टेड रियल मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। उसके बाद यहाँ कॉन्वेक्स मिरर का जो इस्तेमाल है और कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल है यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। और इसमें तो एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन भी है कि भाई बताओ कि सोलर फर्नेस में किस तरह के मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि क्लियरली सवाल डायरेक्टली आ रहे हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आपके लिए एक बाइबल जो है, एक गीता जो है आपके लिए होना चाहिए साइंस का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। तो स्पेसिफिकेशन क्या होंगी इमेज की यदि ऑब्जेक्ट को इस कॉनकेव मिरर के लिए, कैसा मिरर है ये, कॉनकेव टाइप का मिरर है, और ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा, फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, क्या उसका साइन होगा, क्या उसके मैग्निफिकेशन का साइन होगा, ये सारी बातें आपसे पूछवा रहा है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि एनसीईआरटी में ये आपको पूरा साइन कन्वेंशन बताया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट को पॉजिटिव माना जाता है। डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका पॉजिटिव। और हाइट जो ऊपर होती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो पॉजिटिव मानी जाती है, हाइट जो होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन वो नेगेटिव मानी जाती है। ये न्यू आपके पास क्या है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है फॉर स्फेरिकल मिरर। और साथ में ये देखिए कि जब एक कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका इमेज बनता है पीछे, यानी कि एक वर्चुअल इमेज मिलता है। वर्चुअल मिलता है और इरेक्ट मिलता है और मैग्नीफाइड मिलता है। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज आपको यहां पर मिल रही है। तो आपसे पूछ रहा है बेटा किसके बारे में, कि मैग्निफिकेशन उसका क्या होगा। तो हम जानते हैं कि साइज में यदि इमेज बड़ा है इसका मतलब मैग्निफिकेशन का जो मॉड है यानी उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो 1 से ज्यादा होगा। और m जो है इरेक्ट होने पर हम कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा। यदि वो इमेज इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, और मैग्नीफाइड है इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है। कह सकते हैं 1 से ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू, और साइन उसका पॉजिटिव होने वाला है। साइन पॉजिटिव, तो साइन नेगेटिव वाले ऑप्शंस को आप हटा दीजिए, और जो उसकी वैल्यू है मोर देन 1 होने वाली है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। तो यदि आपको रे डायग्राम याद है तो आपके बहुत सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। बिना दिमाग लगाए जो है आप एकदम फटाक से बता सकते हैं कि क्या है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी से उठ के ये सवाल जो है लिया गया है, डायरेक्टली लिया गया है। ठीक है, डायरेक्टली थ्योरी में से सवाल लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज शोन इफ ए, बी एंड सी आर 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया। ए, बी, सी 3 ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर द गिवन डायग्राम।
तो कौन से ऑप्शन जो है ट्रू है इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए। तो यहाँ ऑप्शंस में आपको एंगल्स को कंपेयर करवाया गया है कि एंगल्स जो हैं कौन ज्यादा है, कौन बड़ा है और कौन बराबर है, कौन ज्यादा, कौन बड़ा, कौन बराबर। तो पहली बात तो आप यहाँ देखिए कि यहाँ जो लाइट है इंसिडेंट होती है और उसके बाद बेंड हो जाती है, यानी ये बेंड हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। इसका मतलब जो एंगल नंबर 1 है वो ज्यादा है एंगल नंबर 2 से। तो ये बात तो क्लियरली हमको समझ में आ जाती है कि भाई ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, लाइट ऐसे जा रही थी अब ऐसे मुड़ गई, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल है एंगल नंबर 2 वो छोटा होगा। उसके बाद यहां आप क्लियरली देख सकते हैं ज्योमेट्री से कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको इंटरसेक्ट कर रही है ये वाली लाइन, तो एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 बराबर होने वाले हैं। तो एंगल नंबर 2 मस्ट बी इक्वल टू एंगल नंबर 3। ये बात समझ में आई। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट जो है नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है, इसका मतलब एंगल नंबर 3 छोटा है, एंगल नंबर 4 बड़ा है। सो एंगल नंबर 3 इज लेसर देन एंगल नंबर 4। तो आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो एंगल 3 एंगल 2 के बराबर है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। बाकी और भी मैच कर सकते हैं क्या? 1/4 से बड़ा है क्या, ये हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। आप ये जानते हैं, क्या जानते हैं? ABC डिफरेंट मीडियम है, तो नहीं कह सकते फर्स्ट और 4 के बारे में। 1 और 2 के बारे में कहा जाए तो 1 बड़ा है, तो ये गलत हो गया। 3 4 से बड़ा है, ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास सी जो ऑप्शन है वही हमारा सही ऑप्शन है। तो बेसिकली ये तो एक सवाल हो गया जिसमें आपको डायग्राम से मेजर करना है एंगल। तो एक क्लास 10th का भी सवाल कहाँ हुआ? तो बहुत जो है छोटी क्लासों का सवाल हो गया कि बताइए कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 23। अब इसका आंसर क्या है? सी। तो आप OMR में फटाफट से सी जो है भर दीजिए। OMR में जो है आप सी ऑप्शन भर सकते हैं, सी ऑप्शन भर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है आपसे, इन द डायग्राम गिवन बिलो X and Y are the end colors of the spectrum of white light। व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम इस तरीके से होता है, विबग्योर होता है, विबग्योर होता है, विबग्योर। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि विबग्योर का फुल फॉर्म क्या है। मैं ये बताता हूं आपको, ये वायलेट है और ये रेड है। बाकी के कलर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि बाकी के कलर्स क्या हैं, बिना नकल किए, बिना नकल किए बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कि ये क्या कलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाइट लाइट जो है एंटर होती है और इस प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड हो जाती है लाइट इस तरीके से। तो यहाँ पे जो लाइट Y है उसके बारे में पूछा गया है कि लाइट Y ये की लाइट है कौन सी और इस लाइट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये आपको ऑप्शन में बताए गए हैं। कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द अर्थ, कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द मून। अच्छा एक चीज देखिए, कलर ऑफ स्काई एज सीन फ्रॉम द अर्थ क्या होता है? ब्लू होता है स्काई ड्यूरिंग द डे। कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द मून, मून से देखने पर हमें कुछ नहीं दिखता है तो ब्लैक हमें दिखता है। कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल, रेड कलर से पेंट करते हैं डेंजर सिग्नल को। कलर ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ नून, ये ऑलमोस्ट व्हाइट हमें दिखता है, तो हमें बताना है। तो यदि मैं आपको एक थोड़ा सा आप यदि दिमाग लगा लें तो हम कह सकते हैं कि यार ये कलर जो है ये ब्लैक तो हो नहीं सकता, तो ब्लैक तो हो नहीं सकता, इसका मतलब बी ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया। व्हाइट जो है नहीं हो सकता बिकॉज व्हाइट टूटा है। व्हाइट जो है प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्शन जब कराते हैं तो लाइट अलग अलग रंगों में बिखर जाती है, तो व्हाइट में कैसे बिखर सकती है? तो ये वाला जो पार्ट है वो भी गलत है। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ए और सी। तो यदि आप ऐसा थोड़ा सा यदि दिमाग लगा लें तो आपके ऑप्शन जो हैं, आपके जो क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो 50% हो जाती है ना। पहले 1/4 थी, अब दो में से एक सही है। पहले 4 में से एक सही था, अब 2 में से एक सही है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, थ्योरी पढ़िए डिस्पर्शन की, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। तो जब व्हाइट लाइट ऐसे एंटर होती है तो ये सबसे ऊपर आता है रेड और ये आता है वायलेट। ऐसा क्यों होता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ light into the component color is called dispersion. The red light bends the least while the violet the most. तो सबसे कम बेंडिंग होती है रेड की और सबसे ज्यादा बेंडिंग होती है वायलेट की। तो आप इस डायग्राम को क्या कीजिए, इसको पलट दीजिए, उल्टा कर दीजिए। आपके पास तो पेपर है फिजिकल फॉर्म में, तो आप इसे पलट सकते हैं, आप इसे पलट सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये मैंने घुमा दिया इस डायग्राम को। व्हाइट लाइट जो है यहां से एंटर हो रही है, व्हाइट लाइट यहां से एंटर हो रही है, तो मैं इसको पैरेलल यहां पे बना देता हूं और इसको भी पैरेलल में यहां पे बना देता हूं। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, ये जो वाई लाइट है वो बेंड हो जाती है इतना
और जो एक्स लाइट है वो बेंड हो जाती है इतना। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो बेंडिंग है वाई की सबसे कम है और एक्स की जो बेंडिंग है बहुत बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो कलर एक्स है वो वायलेट कलर का है और जो वाई है आपके पास वो रेड कलर है। क्यों कहा मैंने ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स और वाई सबसे अंतिम कलर हैं, सबसे अंतिम कलर हैं। एक वायलेट है और एक रेड है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। देख सकते हैं कि आर द एंड कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो सबसे एंड कलर कौन कौन से होते हैं? वायलेट और रेड। तो ऑप्शन एक ही हो सकता है, वायलेट या रेड। तो हमारा आंसर पता चल गया, रेड है, क्योंकि इसकी बेंडिंग सबसे कम है, वाई की बेंडिंग सबसे कम है, इसलिए वो रेड ही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसे आप टिक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो चलिए सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में हमारे पास 24 क्वेश्चंस हैं और इनमें से कोई भी हमें 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो यहां पर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स में जितने भी आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। तो असर्शन में कहा गया है कि सन अपीयर्स टू बी रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो ये सही बात है, आप सब लोग देखते ही हैं कि सनराइज और सनसेट के समय जो सन का कलर है वो रेडिश टाइप का हो जाता है। रीजन में लिखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर इज लेसर ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट एज कंपेयर टू द नून। तो यहां पे ये बात उल्टी लिख दी है इन्होंने कि जो सनलाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में, सनलाइट यानी कि जब दोपहर की बात कर रहे होते हैं, तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एज कंपेयर टू नून। बल्कि गलत है, सनराइज और सनसेट के समय उसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण उसकी स्कैटरिंग ज्यादा हो जाती है और ब्लू लाइट फिल्टर आउट हो जाती है और हमारे पास बचती है रेड और ऑरेंज कलर की लाइट। इसलिए सनराइज और सनसेट जो है रेडिश कलर के दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली थ्योरी में देख सकते हैं कि पेज नंबर नहीं लिखा है, ये जो है हमारे पास थ्योरी एनसीईआरटी का पार्ट है। फिगर देख सकते हैं 11.12 में लिखा गया है कि रेडनिंग ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। तो जब सन ओवरहेड होता है यानी दोपहर की जब बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना पड़ता है वो कम होता है। लेकिन जब हॉराइजन पर होता है सन नियर हॉराइजन, तो ब्लू लाइट जो होती है वो स्कैटर हो जाती है, बिकॉज लाइट को यहाँ तक आने के लिए, ऑब्जर्वर तक आने के लिए ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आपने पढ़ा ही होगा तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि पहला जो असर्शन लिखा है स्टेटमेंट नंबर 1 है वो ट्रू है और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इसका मतलब सी ऑप्शन आपके लिए सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। सवाल में दिया है कि a lens can converge the sun rays at a point 20 centimeter away from its optical center, then the power of this lens is equal to। तो यहां आप देखिए सबसे पहले कि कन्वर्ज करने की बात की जा रही है। एक लेंस है और जो लाइट्स को कन्वर्ज कर रहा है, कौन सी लाइट को? पैरेलल लाइट रेस को। पैरेलल क्यों? क्योंकि सन बहुत ज्यादा दूर होता है तो सन से आने वाली जो लाइट्स हैं वो पैरेलल आती हैं, पैरेलल लाइट आती हैं। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बना सकता हूं और कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम कह सकते हैं कि जो लाइट आ रही है पैरेलल, उनको ये कन्वर्ज कर देता है अपनी फोकस पर। तो लाइट जो है फोकस पर आकर मिल रही होंगी, फोकस पर आकर मिल रही होंगी। क्वेश्चन में यही कहा है कि फोकस जो है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर है। इसका मतलब हमें फोकल लेंथ यहाँ पर मिल चुकी है, फोकल लेंथ मिल चुकी है 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो हमें बताना है कि पावर कितनी होगी, पावर इसकी कितनी होने वाली है। तो पावर हमारे पास होता है पावर इन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर या 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में फोकल लेंथ लिखेंगे, 100 में डिवाइड करेंगे तो पावर इन डायोप्टर हमें मिल जाने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 अपॉन ये आ जाएगा आपके पास 20, आ जाएगा आपके पास आंसर +5 डायोप्टर। तो +5 डायोप्टर सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हमें मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब हो गया कौन सा? कॉनकेव टाइप का मिरर जिसकी फोकल लेंथ एक सेकेंड कन्वर्जिंग, हाँ हमारे पास कॉनकेव मिरर हो गया जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमें प्राप्त करनी है। वही देखिए यहाँ पे कन्वर्जिंग टाइप का मिरर है तो कुछ ऐसा होने वाला है। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर।
तो इसका फोकल लेंथ मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड होगा 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये आपके पास पोल है, तो ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो भाई हमें वर्चुअल इमेज प्राप्त करनी है, वर्चुअल इमेज हमें चाहिए। तो ध्यान से देखिए, वर्चुअल इमेज कॉनकेव टाइप के मिरर में कब मिलती है। तो एक कॉनकेव मिरर का पूरा यहाँ पे टेबल आपको दिखाया गया है। रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल रियल रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है, एनलार्ज मिलती है, बिहाइंड द मिरर मिलती है कब, जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा जाता है। साफ साफ लिखा हुआ है, डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो पीछे हमें एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलती है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ये होता है, इंपॉर्टेंट केस ये माना जाता है कॉनकेव मिरर के लिए। तो हम आंसर बता सकते हैं। तो 0 से 15 सेंटीमीटर तक के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। समझ में आया? तो यहाँ पे OMR में फटाफट डी ऑप्शन जो है आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हो गया कि एक कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है और वो एक 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, यानी कि एक रियल इमेज हमें मिलती है। कैसी इमेज मिल रही है? रियल मिल रही है और मैग्नीफाइड मिल रही है। रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल रही है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। तो बताइए कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस कितना होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होने वाला है। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट्स से आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इमेज इसकी इसकी जो रियल इमेज बनेगी और जो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी वो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इन्वर्टेड ही बनने वाली है, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस से जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा रहती है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज हमें मिलती है यदि वो रियल है। और हमें दिया है कि मैग्निफिकेशन 3 के बराबर है। तो मैग्निफिकेशन 3 के बराबर है, तो मैग्निफिकेशन लेंस का हम जानते हैं क्या होता है, V/U के बराबर होता है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 के बराबर हो जाएगा, माइनस में 3 मैग्निफिकेशन मिलेगा। तो V की वैल्यू हो जाने वाली है किसके बराबर, -3U के बराबर। -3U के बराबर हमें इमेज का डिस्टेंस मिल जाएगा, इमेज का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लेंस इक्वेशन लगा सकता हूँ 1/V - 1/U = 1/F। तो यहाँ से 1/V की वैल्यू लिखूंगा -3U - 1/U = 1/F, यानी कि 1/30। तो भाई यहाँ से 1/3 कितना आ जाएगा, 4/3। 4/3U = -1/30। तो यहाँ से ये 4 है, 3 से गया 10 बार और यहाँ से आपको मिल जाता है U = -40 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब सिर्फ इतना है कि ये इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट इसके ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर होगा, 40 सेंटीमीटर दूर होने वाला है। तो डी ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, आसान था, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना था, पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना था लेंस इक्वेशन का। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि एक हमारे पास कॉनकेव टाइप का मिरर है। कैसा मिरर है, कॉनकेव टाइप का मिरर है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है C पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हम इतना जानते हैं अच्छी तरीके से कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज जो है सेम साइज का मिलता है और बिल्कुल जस्ट इसके नीचे मिलता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन बिलो। तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल, ठीक बात है। इमेज फॉर्म्ड इज इनलार्ज, गलत बात है, सेम साइज की इमेज मिलती है। इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस इक्वल टू डबल, ना ये सही बात है। तो 2 times, अच्छा डबल द फोकल लेंथ लिख दिया है, यानी कि ये डिस्टेंस जो है 2F के बराबर है कि नहीं, हम कह सकते हैं बिल्कुल है। इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है गलत है, वही हमें टिक करना है। आसान सवाल था, डायरेक्ट सवाल था। देख सकते हैं कि सेम साइज की इमेज मिलती है C पॉइंट पर यदि रखा हो ऑब्जेक्ट, और C पॉइंट पर ही बनती है इमेज, और वो रियल और इन्वर्टेड होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। ये आप रे डायग्राम्स यहाँ पे देख सकते हैं, NCERT से लिया गया है, साफ साफ दिख रहा है NCERT से सवाल आ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। इन द डायग्राम शोन बिलो above, N1, N2 and N3 are refractive indices of the media 1, 2 and 3 respectively. Which one of the following is true in this case? तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है,
यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा गया है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लाइट जो है वो बेंड हो चुकी है बेटा, लाइट जो है बेंड हो चुकी है नॉर्मल की तरफ, और वो तभी हो सकता है कि जब ये एक रेयरर मीडियम हो। किसके लिए? इसके लिए। तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम हुआ और ये रेयरर मीडियम हुआ। इसका मतलब N1 जो है वो छोटा है N2 से, N1 इज लेस देन N2। उसके बाद लाइट जो है वो और बेंड हो जाती है। इसका मतलब ये एक रेयरर मीडियम हुआ और ये एक डेंसर मीडियम हुआ। इसका मतलब N2 जो है वो छोटा है N3 से। तो सबसे बड़ा इनमें कौन हो गया? सबसे बड़ा इनमें हो गया N3, सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद नंबर है N2 का और उसके बाद नंबर है N1 का। तो ये इनमें हमें मैग्नीट्यूड का ऑर्डर जो है हमें मिल जाता है। तो सबसे बड़ा हुआ N3 N1 से बड़ा हुआ, N2 N3 से बड़ा है, गलत है। N1 N से बड़ा नहीं, क्या बराबर है? नहीं बराबर है। तो डी ऑप्शन जो है आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। डायरेक्ट सवाल है स्नेल्स लॉ के ऊपर, स्नेल्स लॉ के ऊपर ये डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम A is 1.5 and that of medium B is 1.33. If speed of light in air is this, then what is the speed of light in medium A and B respectively? तो आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पूछा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है। हम जानते हैं फॉर्मूला साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर्मूला नंबर इक्वेशन नंबर 10.7 में एनसीईआरटी में, कि भाई जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो भाई हमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर पता है 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए हमें पता निकालना है। तो ये जो वैल्यू है आनी चाहिए किसके बराबर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। 3 से चला गया 3, तो आपको मिल जाता है VA is equals to 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमें स्पीड इन मीडियम ए मिल जाती है। उसके बाद हम बात करें मीडियम नंबर बी की, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेम इक्वेशन 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय VB इज इक्वल्स टू, ये मिल जाएगा आपको 4/3। सो VB की वैल्यू आपको मिल जाएगी किसके बराबर? 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप आंसर जो है चेक कर सकते हैं 2 and 2.25। तो डी ऑप्शन जो है आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, OMR में आपको क्या भरना है? डी ऑप्शन आपको फिल करना है फटाफट से। तो अभी तक आपने देखा कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़े या इसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स हो। ऐसा कोई भी सवाल अभी तक नहीं आया है। ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। यानी कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की दिया हुआ है, डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब हो गया कि ये कॉन्वेक्स टाइप का मिरर आपको यहां पे दिया हुआ है। तो यहां पे मैं कॉन्वेक्स टाइप का मिरर बना देता हूं, और इस कॉन्वेक्स टाइप के मिरर के लिए मैं कह सकता हूं कि कुछ नहीं कह सकता हूं अभी। तो यहां पे डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर के बराबर है, और इसका जो हाइट है वो हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर के बराबर। 4 सेंटीमीटर के बराबर ये हाइट हमें यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 10। तो बताइए हाइट ऑफ द इमेज कितना होगा? हाइट ऑफ द इमेज हमें बताना है। तो हम जानते हैं बेटा मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है -v/u, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर। मैं फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। पहले फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/-30 इज इक्वल टू 1/f 1/10। तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/30। सो आपको मिल जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 40, 0 से 0 गया, 15/2 आपको मिल जाता है v की वैल्यू मिल जाती है। तो v की वैल्यू आपको मिल गई, तो आप यहां से निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन आपको मिल जाता है माइनस में v की वैल्यू है 15/2 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू है -30 के बराबर, और ये किसके बराबर है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज +4। तो भाई माइनस से माइनस चला गया, 15 से चला गया 2 बार, तो आपको यहाँ 2 और 2 4 से चला गया आपके पास ये 4, तो हाइट ऑफ इमेज आपको मिल जाती है 1 सेंटीमीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर के बराबर आपको हाइट ऑफ इमेज मिल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और
आपको एक बात बताऊं इंटरेस्टिंग कि एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो बिल्कुल सेम सवाल है, बस डेटा अलग है, बिल्कुल सेम सवाल पूछा है। यदि आपने ये सवाल यदि किया होगा तो आप वो सवाल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 5 सेंटीमीटर है लेंथ में, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल था और हमसे जो पूछा गया पेपर में वो सवाल थोड़ा सा छोटा था। इसमें सिर्फ मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा गया था, यहाँ पे सारी चीजें पूछी जा रही हैं। तो देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में से ही पेपर आ रहा है पूरा। सेक्शन सी की तरफ चल रहे हैं। यहाँ सेक्शन सी में आपको 3 जो है केस बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं और टोटल 12 क्वेश्चन हैं और इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि फिजिक्स में क्या पूछा गया था। यहाँ पे पूछा गया है केस नंबर 3 में अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ 2 lenses L1 एंड L2। 2 lenses का कॉम्बिनेशन है। L1 is called objective, forms a real inverted and magnified image of the given object। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप का लेंस है, वो एक रियल, इन्वर्टेड और एक मैग्निफाइड इमेज बनाता है ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। दिस सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस एंड L2 द आई पीस। दूसरा लेंस जो है उसका नाम है आई पीस। पहले लेंस का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव, और दूसरे का नाम है आई पीस। द आई पीस फंक्शन लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर। इट प्रोड्यूसेस द फाइनल इमेज विच इज इन्वर्टेड with respect to the original object, enlarged and virtual। तो पहले एक रियल इमेज बनती है जो इन्वर्टेड होती है, और दूसरी इमेज जो है वो बनती है हमारे पास वर्चुअल इमेज। तो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट टाइप ऑफ लेंसेस मस्ट बी L1 एंड L2। तो सबसे पहले तो लोग घबरा जाते हैं ऐसे सवालों को पढ़ते ही कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो सिलेबस में है ही नहीं, ये तो अभी पढ़ा ही नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां आपको मोर टू नो में आपको दिया हुआ है, एनसीईआरटी का ये पार्ट है, और इसमें दिया है कि मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेज। यानी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं जिसमें नंबर ऑफ लेंसेज जो हैं वो एक से ज्यादा होते हैं। दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। काम क्या होता है? मैग्निफिकेशन को इंप्रूव करना और शार्पनेस को इंप्रूव करना। The net power of the lenses placed in contact, यदि आपस में वो कांटेक्ट में रखे हुए हैं तो उनकी कंबाइंड पावर होती है P1 + P2 + P3 के बराबर। और उसके बाद ये सारी कहानी लिखी गई है। उसके बाद दिखा है कि such a lens system consisting of several lenses in contact is commonly used in the design of lenses of camera, microscopes and telescopes। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप्स जो है वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है, टेलीस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से, जिसमें मल्टीपल लेंसेज होंगे और उन लेंसेज की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम मैग्निफिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे मान लीजिए आपके पास लेंस है L1, लेंस है आपके पास L1 लेंस है। ये कैसी इमेज बनाता है? ध्यान से देखिए, ये इमेज बनाता है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो ये एक रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। अब सोच के देखिए इसका मतलब क्या होगा। मान लीजिए आपके पास यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है इस साइज का, इसका इमेज बनता है रियल यानी कि L1 के इस तरफ बनेगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा, मैग्नीफाइड यानी कि साइज ज्यादा होगा। तो यहां पे मैं एक बना देता हूं इमेज। तो ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है O, तो ये इमेज हो गया हमारे पास I1। अब क्वेश्चन में ये भी कहा है पैराग्राफ में यहां कहा गया है कि दिस सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। यानी कि ये जो इमेज बनी है ये दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। इसका मतलब जो हमारा दूसरा लेंस है वो कहीं यहां पर रखा हुआ है, और ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। और इससे जो फाइनल इमेज बनती है उसके बारे में कहा गया है कि वो इनलार्ज्ड है और वर्चुअल है। enlarged है, वर्चुअल है और इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसका इन्वर्टेड है, यानी कि ये जो ओरिएंटेशन है वही हमें मिलने वाला है, enlarged मिलेगा और वर्चुअल मिलेगा।
यानी कि इस लेंस से इधर नहीं बनेगा, इधर ही इमेज बनने वाली है, इधर ही इमेज बनेगी और वो कैसी होगी, एनलार्ज होगी, एनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी, एनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी और इससे इन्वर्टेड होगी। तो ये फाइनल इमेज हमें मिलती है I2 के बराबर। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं कि लेंस जो है, लेंस हमें रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज कब दे सकता है। तो यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट है पूरा जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए और यहाँ पे कॉन्केव लेंस के लिए। तो एक बार देख लेते हैं कि कहीं ये कॉन्केव लेंस तो नहीं है। तो कॉन्केव लेंस में दिखा हुआ है कि सारी जो इमेजेस हैं वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती हैं। इसका मतलब L1 तो ये हो ही नहीं सकता है, L1 तो ये हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब डेफिनेटली आंसर जो है L1 का वो होने वाला है कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स में भी एक बार पता लगा लेते हैं कि भाई कॉन्वेक्स तो है लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। तो यहाँ आप देखिए बेटा, हमें एक रियल और इन्वर्टेड चाहिए, एनलार्ज्ड इमेज चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इन्फिनिटली लार्ज नहीं हो सकता और इनलार्ज है, वर्चुअल है, लेकिन ये नहीं हो सकता। तो L1 के लिए कह सकता हूं कि ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो F और 2F के बीच में रखा है, F और 2F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। तो L1 के बारे में हमें पता चल गया कि भाई एक तो कॉन्वेक्स है, तो भाई L1 तो कॉन्केव हो नहीं सकता, तो C ऑप्शन गलत हो गया, A ऑप्शन गलत हो गया। अब B और D में देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखिए ये हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये बननी चाहिए, यानी कि इमेज कैसी बननी चाहिए, वर्चुअल बननी चाहिए, वर्चुअल बननी चाहिए। और हमें एक इरेक्ट इमेज चाहिए, इरेक्ट चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में इरेक्ट हुई, और एक मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। तो वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इसमें तो पॉसिबल ही नहीं, इसमें तो पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज यहां पर मैग्निफिकेशन हमें छोटा ही मिलता है, कम मिलता है, छोटा मैग्निफिकेशन है, इन छोटे साइज की इमेज मिलती है, तो ये कॉन्केव नहीं हो सकता। तो L2 जो है हमारा कॉन्केव नहीं हो सकता है, तो ये भी एक कॉन्वेक्स टाइप का लेंस ही होगा। इसका मतलब B ऑप्शन ही हमारे पास एक ऑप्शन है जो सही हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ा है, तो मैं कहूंगा कि ये सवाल जो है थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल साइड में है, लेकिन यदि आपको ये चीजें याद हैं, आप में थोड़ा सा पेशेंस है, तो आप इसे कर सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, डुएबल है, बट इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 में, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय L1। तो भाई L1 से हमें मिल रहा है कैसा इमेज, ऐसा उल्टा और बड़ा। तो उल्टे के लिए कह सकता हूं कि m की वैल्यू तो नेगेटिव हो गई, m की वैल्यू नेगेटिव हो गई, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए हम कह सकते हैं कि वो 1 से ज्यादा होगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड साइन इज नेगेटिव, तो डी ऑप्शन जो है आप यहां पे टिक कर सकते हैं, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अकॉर्डिंग टू न्यू साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय L2। अब देखिए भाई L2 से जो हमें इमेज मिल रही है उसका क्या है, तो यहां देखिए L2 के लिए ऑब्जेक्ट है ये और L2 के लिए इमेज है ये। तो ये इरेक्ट इमेज बना रहा है, मैग्नीफाइड बना रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू हुई पॉजिटिव, m की वैल्यू हुई पॉजिटिव, और m की जो वैल्यू है मॉड m इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पे हम कह सकते हैं m की वैल्यू है पॉजिटिव और मोर देन 1 इसकी वैल्यू होने वाली है, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारे लिए सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का फिजिक्स में, इफ पावर ऑफ द आईपीस L2 इज 5 डायोप्टर। देखिए पावर जो है आपके पास यदि 5 डायोप्टर है तो इसे आप लिख सकते हैं 1/f या 100/f इन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो फोकल लेंथ आपको मिल जाती है 5 से चला गया 20 बार इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इट फॉर्म्स एट इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो हमारे पास ये लेंस है, कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है, ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, इमेज बन रही है यहाँ पर, इमेज है कितनी दूर, 80 सेंटीमीटर दूर है। तो बताइए कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा होगा, तो ये डिस्टेंस हमें बतानी है कितनी होगी। तो मैं मान लेता हूँ u के बराबर डिस्टेंस है, d के बराबर डिस्टेंस मान लेता हूँ, फोकल लेंथ हमें पता चल गया इसकी कितनी है 20 के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/v विच इज -80
माइनस 1/u विच इज माइनस डी इज इक्वल टू 1/f 1/20। तो माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास 1/20 प्लस 1/80 80, ये कितना हो गया आपके पास 1/d के बराबर हो गया। आपको यहाँ से एलसीएम आ गया 80, आ गया 4, आ गया आपके पास 1 5 या 16 बार, तो d की वैल्यू आ जाती है आपके पास 16 सेंटीमीटर के बराबर। तो 16 सेंटीमीटर दूर होगा ऑब्जेक्ट इस लेंस L2 के लिए। L2 की दूरी इस ऑब्जेक्ट के लिए कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है।